हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं हमारे केमिस्ट्री की क्लासेस। और इस क्लास में आज का टॉपिक वही है जो लगातार 2 क्लास देख चुके हैं। आज 3rd क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की इस क्लास में आज अंतिम क्लास होगा और क्या क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी इस क्लास में क्या क्या हो चुका है और क्या क्या देखना है वो आप देख सकते हैं। एक तो हम बात कर चुके हैं किस पर भाई, परमाणु एवं अणु पर सबसे फर्स्ट क्लास हुआ था और ये भी हो गया था, ठीक है। कक्षा और कक्षा की बातें हो चुकी थी, बोरबरी की योजना हो चुकी थी, अफवाऊ का नियम हो चुका था, ठीक है। अब जो बच गए पॉली का अपवर्जन नियम, हूर्ण का अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है। 2 नियम थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, ज़्यादा अंदर घुसेंगे नहीं, ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना जो है डिटेलिंग में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आप नियम याद रख लीजिए। फिर हम एक एक करके बात करेंगे। परमाणु संख्या, परमाणु भार, समस्थानिक, समभारिक, समइलेक्ट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक, संयोजकता, ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। चलिए तो हम चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं उसके पहले की क्लास पर क्या क्या हुआ था कल के क्लास में, पिछले क्लास में। तो 5 मिनट उस पर नज़र डालते हैं, ठीक है, और देखते हैं पिछले क्लास की कुछ बातें। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया था बोरबरी सिद्धांत से, और बोरबरी भाई साहब ने 1921 में ये सिद्धांत दिए थे और कहा था कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है और n = संख्याओं की संख्या है, कक्षा की संख्या है। किसी भी परमाणु के सबसे महत्तम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, ये मैंने बताया किस प्रकार से। और परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की, ठीक है, जो प्रायोरिटी होती है वो प्रायोरिटी सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरी जाती है, उसके बाद उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर अधिकतम ऊर्जा स्तर, इस प्रकार से चलते जाए। कहने का मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से अधिकतम ऊर्जा स्तर की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से समझाया था कि आप ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, भर सकते हैं। चलिए, कक्षा क्या है, परमाणु में एक वृत्ताकार पथ होता है। आप ये वृत्ताकार पथ देख सकते हैं और इसी वृत्ताकार पथ में अगर, ठीक है, कुछ चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसी को हम कहते हैं क्या है, कक्षा। और कक्षा के अंदर उप कक्षा भी होते हैं, इसी को सब सेल कहा जाता है और इसी में इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलती है। जैसे कि 2n² की बातें मैं किया था, n की जगह अगर 1 रखेंगे तो इसका मतलब पहले नंबर वाले जो कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे नंबर वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर वाले कक्षा में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन जो 18 इलेक्ट्रॉन वो कैसे भरे जाएंगे, ठीक है, पहले 8 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा, फिर उसके बाद ऐसे करके 18 इलेक्ट्रॉन करके जाएगा, ठीक है, कक्षा के अंदर उप कक्षा में। फिर n = 4 लिए थे तो 32 आया था। इसका मतलब अगर कक्षा की चौथे नंबर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगी। तो इस प्रकार हम बात किए थे, आप देख सकते हैं। और उप कक्षा के बारे में भी मैंने बात किया था। 4 प्रकार के होते हैं, SPDEF, ठीक है, SPDF। और S में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में 14, इस प्रकार से हम देखे थे, ठीक है। और मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल भी बताया था किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और किस प्रकार से किसको कक्षा कहा गया है, किसको उप कक्षा कहा गया है, किसको इलेक्ट्रॉन कहा गया है, ठीक है, कि हम बातें किए थे। चलिए फिर वहीं चले तो ऑर्बिट के बारे में कहा था, कक्षा के बारे में कहा था। तो जो कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसका हाफ क्या होता है, कक्षक होता है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ मैंने बताया था। क्वांटम संख्या क्या होती है, ठीक है, किसी भी परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गति, अवस्थिति, कक्षा, उपकक्षा, कक्षक में, ठीक है, इसकी गति, अवस्थी, चक्रण की दिशा, ऊर्जा किस प्रकार की है।
तो ये सारी जानकारी कौन देता है? क्वांटम संख्या, जो 4 प्रकार के होते थे। और मैंने कहा था कि चारों याद रखिए और चारों के इस कार्य के बारे में याद रखिए कि क्या कौन कौन क्या क्या करता है। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से डिनोट किए थे, और ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है और ऊर्जा स्तर इसका क्या है, कौन सा ऊर्जा स्तर। ठीक है। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या बताता है? इसको L से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, उपकक्षा, कक्षा की आदि की जानकारी कौन देता है? यही देता है। फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में मैंने बताया था, जो किसी उपकक्षा की कक्षा एवं उसकी दिशा पर नजर डालता है। और चक्रण क्वांटम संख्या, क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्या क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये सारी बातें वही बताता है। तो ये 4 चीज याद रखिए, मैंने ये कहा था। ठीक है, चलिए फिर मैंने ये भी कहा था, अब बाउ के सिद्धांत को देखिए। बाउ के सिद्धांत क्या थे? तो किसी परमाणु की कक्षा की उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की जो ऊर्जा स्तर, ठीक है, पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे, फिर उच्च ऊर्जा स्तर में। तो ये मैंने बताया था, इस प्रकार से आप, ठीक है, एरो बनाइए, इस प्रकार से काट दीजिए लिख कर। ठीक है, तो पहले 1s में भरे जाएंगे ये, फिर 2s, फिर 2p, तो इस प्रकार से कंटिन्यू चलते जाएगा। जैसे कि जो है इस प्रकार से मैं सोडियम के बारे में बताया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 2 8। तो इसका सिंपल सी जो सूत्र जानते हैं, 2 8 8 18 18 32। ठीक है, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो लिख सकते हैं 2 8 8 18 18 32। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो अधिकतम 8 हो सकते हैं, न्यूनतम 1, तो इस प्रकार से। तो 2 8 8 18 32, तो 2 8 1 हो गया इसका, 8 2 10 11। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2s2, 2 मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिनोट करता है, स्क्वायर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिनोट करता था, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मिलाकर अगर हम बात करें, 8 की बात कर रहे हैं, तो ये 6 और 2 8, क्योंकि p में अधिकतम 6 आ सकते हैं, ये हमने कहा था। तो ये 8 हो गए और ये 1 हो गया, तो 2 8 और 1, 8 2 10 और 11। परमाणु क्रमांक कितने हैं? 11। ठीक है, हम अभी बात करेंगे परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ पर नज़र डालेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी पिछले क्लास की बातें। आज की क्लास में हम बातें करेंगे, चलेंगे इन पर। एक तो पहले देख लेते हैं, पॉली का अपवर्जन नियम 2 मिनट का है, हुन का अधिकतम नियम ये भी 2 मिनट का, बस इसको लिख के याद करना है। ठीक है, क्या है ये, हम बात करते हैं। ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम, अपवर्जन नियम। तो पाउली भाई साहब ने ये नियम दिया था, इसलिए इसका नाम पाउली का अपवर्जन नियम पड़ गया है। और ये क्या कहता है ये हम देखते हैं। चलिए, तो पहले मैं लिख लेता हूं ये क्या बोलता है नियम, कि किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, एक समान नहीं हो सकती। ठीक है, अर्थात केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में रह सकते हैं। इन
इलेक्ट्रॉनों की प्रचक्रण विपरीत होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। देखिए इनका कहना ये है, मैं अगर लिखूं तो एक होता है 4 क्वांटम संख्या में, एक होता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। दूसरा होता है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। एक होता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, और एक होता है आपका क्या, चक्रण क्वांटम संख्या। क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या। इनको मैं डिनोट करता हूँ, कहने का मतलब हम डिनोट करते हैं किससे, एन से, इनको डिनोट करते हैं एल से, इनको डिनोट किया जाता है एम से, और इनको डिनोट किया जाता है एस से, ठीक है। तो पॉली भाई साहब क्या कहते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, मैं एक एक लिख देता हूँ इस प्रकार से। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इनका क्या कहना है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉनों के हम अगर ये सारी चीज़ें निकालें, ठीक है, इनका भी अगर मैं एन निकालूं, एल निकालूं, एम निकालूं या एस निकालूं, ठीक है, और इनका भी मैं क्या निकालूं, एन निकालूं, एल निकालूं, एम निकालूं, एस निकालूं। ये कैसे निकालेंगे, कैसे होता है ये आप मत समझिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसको फिर निकालने जाऊंगा तो फिर टाइम लगेगा, मैं बताया हूँ। तो इनका क्या बोलना है कि किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते, ठीक है। और भाई साहब ने ये भी कहा कि मान के चलिए, ठीक है, अगर 3 बराबर हो भी जाते हैं, ये 3 है, ये दोनों अगर ये 3 बराबर हो जाते हैं तो चौथा डेफिनेटली बराबर नहीं होगा, ठीक है। इनका कहना है कि यदि चौथा में एस अगर क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, क्या है, क्लॉकवाइज होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। इनका कहना है कि 4 क्वांटम संख्या है, 4 क्वांटम संख्या में दोनों जो 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। यदि 3 बराबर होते भी है, ठीक है, आप डेफिनेशन पर मत जाइए, आप समझिए, आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 3 बराबर होते ही भी है, इसका दोनों का बराबर हो गया, ठीक है, ये भी बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, बराबर नहीं हो सकते। यदि चक्रण, चक्रण किसको डिनोट करता है, ठीक है, उसके दक्षिणावर्त को या वामावर्त को हम देखे हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इसको डिनोट करता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो यदि इन्होंने क्या कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण क्वांटम संख्या क्लॉकवाइज अगर है, तो जाहिर सी बात है दूसरे क्वांटम संख्या का दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण क्वांटम संख्या वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, ये याद रखेंगे। बस भाई साहब ने यही कहा था, ठीक है। आप 2 पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, अच्छी बात है, अगर जो पढ़े होंगे, ठीक है, 11 12 जो साइंस के जो स्टूडेंट होंगे वो निकालने अगर जानते हैं तो निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, उनको आता भी होगा। तो इस प्रकार से आप 2 इलेक्ट्रॉन लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार से निकाल के देखिए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हम 11 12 का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हमें लिखना नहीं है, हमें कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना है, और उसमें वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, ठीक है। चलिए,
तो स्टेटमेंट में आपसे पूछ दिया जाएगा कि पॉलिक अपवर्जन नियम किस पर बेस्ड है, या पॉलिक अपवर्जन नियम के अनुसार ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट इसको याद रखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कैसे कैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके बाद हो सके तो एमसीक्यूज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मान के चलिए। ठीक है, चलिए तो ये नेक्स्ट पर हम चलते हैं, दूसरे नंबर पर, दूसरे पर बात करते हैं। पॉलिक अपवर्जन नियम हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे हुंड का नियम। उसके बाद चलेंगे किस पर भाई, हुंड का नियम। चलिए, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो लिख लेता हूं पहले। ठीक है, एक ही उपकक्षा, एक ही उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक उस उपकक्षा में, या जब तक उस उपकक्षा के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि एक ही उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जब युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है, तब तक जो युग्मन होगा तब तक नहीं हो सकता जब तक उस उपकक्षा के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच ना जाए। ठीक है, तो हुन का नियम यही कहता है। ठीक है, तो सभी जितने भी है, अगर उस कक्षा की, ठीक है, जो भी आप कक्षा में भर रहे हैं, उस उपकक्षा के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर पहुंच जाता है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन उस कक्षा के उपकक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, तभी आप क्या करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कक्षा होगा उसके उपकक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन आपका आएगा। ठीक है, तो हुन के बहुलता का नियम ये है। अब इस पर ज़्यादा जोर मत डालिए, इसके अंदर जो है, ठीक है, बस इतना ही याद रखें। और इन सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, अभी तक तो नहीं, केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन कभी आया ही नहीं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन न हुन से, पॉली से, अबाउ से, ठीक है, बस स्टेटमेंट क्या बोलता है बस इतना ही आता है यहाँ से, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया ही नहीं। चलिए, तो ये दो बाकी था। अब जो बात करेंगे नेक्स्ट वो है, एक तो परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है, दोनों पहले देख लेते हैं, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, नाभिक की बात कर लेंगे। नाभिक, ठीक है, नाभिक या जिसे किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्ली अब देखिए भाई,
नाभिक के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि जो प्रत्येक परमाणु होता है, पहले लिख लेता हूँ फिर हम समझेंगे। प्रत्येक परमाणु में इसके सभी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अत्यंत, ठीक है, घनी क्षेत्र में स्थित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और इनकी जो खोज है, नाभिक के बारे में बात करें तो इनकी खोज रदरफोर्ड भाई साहब ने किया था। ये आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। इनकी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो नाभिक कुछ नहीं, आप जो देखते हैं ये अगर आपका परमाणु है, यदि आपका क्या है? परमाणु है, या एटम, इस परमाणु के मध्य में क्या मिलता है? आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं? न्यूट्रॉन और क्या मिलते हैं? प्रोटॉन मिलते हैं। और यही क्या कहलाता है? आपका नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। एक याद रखिए, अगर दोनों को मिलाकर नाभिक में जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, दोनों को मिलाकर हम एक नाम देते हैं जिसको कहा है न्यूक्लियॉन। इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन क्या हो गया भाई? न्यूक्लियॉन कहने का मतलब है आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो दोनों मिला के अगर हम बात करें तो यही कहलाता है आपका न्यूक्लियॉन कहलाता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन। अगर मुझे एक साथ अगर कहना है, अगर मैं न्यूक्लियॉन बोल दूं, इसका मतलब हम दोनों की बातें कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन बोल दूं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की बातें मैं कर रहा हूं। ठीक है, दोनों मिलाकर उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन बोला जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन बुक का है। ठीक है, लेकिन आपको समझना भी है। डेफिनेशन में जो लिखा है वो जाए भाड़ में, आपको डेफिनेशन से मतलब नहीं है। ठीक है, आप अपना डेफिनेशन खुद बना सकते हैं अगर समझते हैं तो प्रत्येक परमाणु में इसके सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन अत्यंत घनी क्षेत्र में स्थित रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बातें हैं। प्रोटॉन का पूरा जो परमाणु का पूरा द्रव्यमान किसी एक स्थान पर रहता है और उसको हम कहते हैं नाभिक। और नाभिक में क्या उपस्थित रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अगर पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी की अगर हम नाभिक या सेंटर की बात करें, ठीक है, अगर पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, अर्थ का सेंटर पॉइंट बात करें तो ये सेंटर पॉइंट चाहे अर्थ हो या सर्कल हो, ठीक है, अगर सर्कल हो या अर्थ हो, उनका सेंटर पॉइंट क्या होता है? आपका मध्य वाला सी। ठीक है, सेंटर पॉइंट कौन होता है? मध्य वाला। तो ये आपका क्या कहलाता है? जहाँ पर सेंटर पॉइंट कहने का मतलब है जहाँ उस वस्तु का पूरा भार वहीं पर समाहित होता है। अर्थ का पूरा भार उसी सेंटर पॉइंट पर समाहित होता है। जैसे हमने देखे थे गुरुत्वीय केंद्र देखे थे, जिसको कहा गया था, हम अगर फिजिक्स आप पढ़े होंगे मेरे फिजिक्स का लेक्चर, तो गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में मैंने एक वर्ड बताया था, गुरुत्वीय त्वरण।
ठीक है, या उसमें, ठीक है, और गुरुत्वीय केंद्र बताया था, दो चीज़ बताया था, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय केंद्र। तो जो गुरुत्वीय केंद्र होता है, ठीक है, जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पर अर्थ की जितने भी अर्थ का पूरा द्रव्यमान निहित होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, सेंटर। उसी प्रकार यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है परमाणु का, या हमारे बॉडी का सेंटर पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए, या हमारे बॉडी का नाभिक पूछा जाए जहाँ पर आपका पूरा भार केंद्रित होता है, तो वो क्या है, हमारा नाभि। किसी मनुष्य का सेंटर पॉइंट क्या है भैया, उसका नाभि है। तो उसी प्रकार इसका भी जो नाभि है, लेकिन नाभिक है, नाभिक में या न्यूक्ली में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिला के हम इसे किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु क्रमांक, या जिसे परमाणु संख्या भी कहा जाता है, इसे परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं, परमाणु संख्या कह सकते हैं, या एटॉमिक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। चलिए अब देखिए परमाणु जो है संख्या क्या होता है, तो मैं लिख लेता हूं पहले, फिर हम बात करेंगे। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों, ठीक है, प्रोटॉनों, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है, या परमाणु संख्या कहा जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, जितना प्रोटॉन होगा, ठीक है, प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। इसको जेड से डिनोट करते हैं, इसे किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब नाभिक में क्या उपस्थित है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, उस नाभिक में, ठीक है, कोई भी परमाणु है, ठीक है। और देखिए मैंने क्या कहा, परमाणु, यहाँ पर क्या होता है भाई साहब, अगर परमाणु की बात करें तो परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, और ये बाद में जाके क्या बनते हैं, कोई तत्व बनता है, ठीक है, कोई भी तत्व की हम बातें कहते हैं। तो कोई भी तत्व के अणु के अंदर अगर परमाणु है, तो परमाणु में जो क्या हो, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे अगर हम किसी की बात करें, चाहे हम कार्बन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, सोडियम की बात करें, जितने भी अगर हम बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, क्लोरीन की बात करें, आदि आदि, ठीक है। तो इनको हम कैसे लिखते हैं, इनको हम इस प्रकार से लिखते हैं, अगर इसका कार्बन का कितना होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, और क्लोरीन का 17 होता है, आगे जो भी है, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल लिख लिए, आप इसको याद करिए। पीरियोडिक टेबल है,
ठीक है। तो आपको तो खैर इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, 11-12 के बच्चों के लिए है बहुत सारा, लेकिन आप कोशिश करिए कि कुछ याद करें हद, ठीक है, कम से कम 30 से 40, मैक्सिमम हो तो 50, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल आप याद करिए। चलिए, तो जितने भी देखिए, एक कार्बन है, कार्बन एक तत्व है, ठीक है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, जितने भी लगभग 108 तत्व है हमारे पीरियोडिक टेबल में। और उस तत्व के जो बहुत सारे अणु से मिलकर बने होते हैं, और वो जो अणु बहुत सारे परमाणु से मिलकर बने, तो उस तत्व के जितने भी उस तत्व में जो परमाणु स्थित हैं, ठीक है, उस परमाणु में जितना संख्या होगा किसका, प्रोटॉनों की, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, जितनी भी संख्या, उस संख्या को क्या कहते हैं, उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। तो अगर कार्बन की बात करें तो परमाणु की संख्या कितनी है, 6 है। ऑक्सीजन की तत्व के परमाणु की संख्या 8 है। इस प्रकार से 11, 12 और 17 इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे पर चलते हैं। यहीं पर हम बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। चलिए, एटॉमिक मास, क्या बोला जाता है इसको, एटॉमिक मास। अब देखिए, यहाँ पर एक लाइन लिखूं कि न्यूक्लियॉन, ठीक है, कि टोटल संख्या को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। किसी भी, अगर मैं लिखूं किसी भी न्यूक्लियॉन किसी भी परमाणु, ठीक है, किसी भी परमाणु के न्यूक्लियॉन अब न्यूक्लियॉन कहने से आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियॉन कहने का मतलब है मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियॉन कहने का मतलब है मैंने जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी परमाणु के न्यूक्लियॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु क्रमांक से लगभग 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। मैंने कहा लगभग 2 गुना होता है। जैसे परमाणु द्रव्यमान, इसी को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसी का ले लेता हूँ। तो जैसे मैं अगर कार्बन की बात करूँ, ठीक है, कार्बन की बात करूँ तो कार्बन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर कार्बन की बात करूँ तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, 6 है, ठीक है। और इसका अगर डबल करो 6 दूनी 12 तो द्रव्यमान, तो ये क्या होगा, ये मास ऑफ एटम, ये मास हो गया या द्रव्यमान हो गया, ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये क्रमांक हो गया, ये नंबर हो गया, क्या हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। किसका मास, एटम मास, ठीक है, एटम का, या इसको एटॉमिक मास बोल सकते हैं, पूरा लिख देता हूँ एटॉमिक मास। ये क्या हो गया आपका, इसको हम यहाँ डिनू करते हैं, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, और ये है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं एक चीज़ को निकाल के बता दिया ऐसे, ठीक है। इसका भी ले 8 दूनी 16 के आसपास, 11 दूनी 22 के आसपास, 22-23 के आसपास, 12 दूनी 24 के आसपास, और 17 दूनी 18-19 ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो ये जो है डबल होता है, आप याद रखिए लगभग। तो ये 12 ऊपर जब हम लिखते हैं किसी चीज़ को, हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो हम उसको
कह सकते हैं एटॉमिक मास है, ऊपर जो भी स्क्वायर में जैसे लिखाता है। तो जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, उसका परमाणु वेट कितना है, उसका परमाणु वेट क्या है, 12 है। ठीक है, तो 6 इधर है और डबल कर दें तो 12। तो न्यूक्लियनों की कुल संख्या, परमाणु भार कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितनी है, वो कुल संख्या को मैं जोड़ दूं तो जोड़ के जो चीज़ आता है उसको हम क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं, एकदम ज़्यादा सोचने समझने की जो है बातें नहीं हैं, एकदम सिंपल सी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस पर भाई, नेक्स्ट होगा समस्थानिक क्या होते हैं। यह जिसे कहा जाता है आइसोटोप, क्या कहा जाता है, आइसोटोप। ठीक है, समस्थानिक या जिसे कहते हैं आइसोटोप। अगर हिंदी में लिखा है समस्थानिक तो समझ जाइए, समस्थानिक कहने का मतलब समान स्थान रखने वाले तत्व। ठीक है, समान स्थान, समस्थानिक का मतलब है समान स्थान रखने वाला तत्व क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, समस्थानिक। कहाँ समान स्थान रखेंगे, आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में, अगर आवर्त सारणी आप पढ़े हैं, खैर मैं पढ़ाऊंगा बाद में, अभी तो जो है ठीक है आप समझिए बस। तो समान स्थान, आवर्त सारणी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, समान स्थान कहने के मतलब उसका पोजीशन फिक्स होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें परमाणु क्रमांक। ठीक है, समस्थानिक का मतलब क्या है, जिसकी जो है परमाणु क्रमांक समान हो एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अगर मैं इसको दूसरे शब्द में लिखूं तो एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान होते हैं एवं परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक कहलाता है। अब बोलेंगे कैसे सर, ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या कहा, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं इस प्रकार से, जिनके परमाणु क्रमांक आप देख सकते हैं। परमाणु क्रमांक कितने हैं, इनके परमाणु क्रमांक जो है एक है सभी का। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, लेकिन तीनों का परमाणु भार अलग अलग है। अगर पहले की बात करूं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, प्लूटोनियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्राइटेरियम। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। तो प्लूटोनियम की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार भी 1 है। ड्यूटेरियम की बात करूँ तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार 2 है। यहाँ पर ड्यूटेरियम की बात करूँ तो परमाणु क्रमांक इसका भी 1 है और भार इसका 3 है।
ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे। किसी भी तत्व, अगर हाइड्रोजन एक तत्व है तो उसके परमाणु क्रमांक आप देख रहे हैं समान है। हम यहाँ पर लिखें तो इसको किससे डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को, ऊपर को परमाणु जो है एटॉमिक मास कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक है ये सभी क्या है भाई, समान है। चाहे हाइड्रोजन के जो है यहाँ देख लीजिए, प्रोटीरियम में देख लीजिए, ड्यूटेरियम में देख लीजिए, ट्राइटेरियम में देखें। लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं भाई, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप देख सकते हैं प्रोटोनियम का परमाणु द्रव्यमान 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटेरियम का 3 है। ठीक है, तो ये आप ऐसे रखें। ठीक है, ठीक है, आगे बात करें। आप बहुत सारे ऐसे समस्थानिक देखेंगे जो अलग अलग जो विभिन्न विभिन्न फील्डों में कार्य जो है काम आते हैं। जैसे बहुत सारे इसका अनुप्रयोग देखते हैं, समस्थानिक के अनुप्रयोग। समस्थानिक के अनुप्रयोग, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलूं कार्बन 14, ठीक है, क्या है, कार्बन 14। तो कार्बन 14 क्या है भाई, कार्बन का ये समस्थानिक है। कार्बन 14 क्या है, ये कार्बन का समस्थानिक है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जीवाश्म में। ठीक है, एज पता करने के लिए। जीवाश्म की एज पता करने के लिए, पता करने के लिए, ठीक है, जो कई वर्षों से दबे मृत पड़े रहते हैं। ठीक है, कार्बन 14, कार्बन डेटिंग 14 से इसका हम पता करते हैं कि कितने वर्षों से ये अंदर पड़ा हुआ या कितने वर्षों, किसी का एज पता करना है। ठीक है, किसी का एज पता करना है तो कार्बन 14 का प्रयोग करके, समस्थानिक के, ठीक है, कार्बन 14 का प्रयोग करके हम एज का पता करते हैं। तो ये एक नंबर की बात है। दूसरे नंबर में कोबाल्ट, कोबाल्ट 16, कोबाल्ट 60 और कोबाल्ट 60 की बात करें तो कोबाल्ट 60 का यूज़ होता है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज हेतु, इलाज हेतु। ठीक है, तो ऐसे से कई बार क्वेश्चन पूछे गए और ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में 2 से 2 बार आई थिंक पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कैंसर के, ठीक है, कैंसर के इलाज के लिए, ठीक है, कोबाल्ट की कौन से समस्थानिक भाग लेते हैं, किसकी ज़रूरत पड़ती है, किसका यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट 60 याद रखें, कोबाल्ट 60 का काम होता है, ठीक है, इसका कार्य, ये इसका यूज़ कैंसर के इलाज के लिए होता है, ये याद रखिए। आर्सेनिक, आर्सेनिक 74, इसका काम होता है, इसका यूज़ होता है कैंसर के ट्यूमर का पता लगाने हेतु, लगाने हेतु। ठीक है, कैंसर के ट्यूमर का पता लगाने हेतु आर्सेनिक 74 का, ठीक है, यूज़ होता है। और आप जानते हैं यूरेनियम 235, ये बहुत पढ़े होंगे आपने, 10th में भी पढ़े होंगे। यूरेनियम 235 बहुत बार सुने होंगे। ठीक है, इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, किसका, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज। वहीं पर आगे देखिए आयोडीन, आयोडीन 131, ये इसका समस्थानिक, आयोडीन का समस्थानिक आयोडीन 131। इसका उपयोग थायराइड, थायराइड ग्लैंड के कैंसर के उपचार हेतु
के उपचार हेतु। ठीक है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर आपका रहता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर रहता है, यहाँ पर। ठीक है, आप जानते हैं आयोडीन की कमी से आपने अगर देखें तो आपने टीवी वगैरह में एड देखे, अभी तो खैर नहीं पता है वो रहता है। ठीक है, पहले इतना एड्स आता था। ठीक है, टीवी में बहुत सारे एड आते थे। ठीक है, और उस समय नेशनल चैनल पर, ठीक है, DD1 वगैरह चैनल पर वो सारी एड आते थे, पहले की बातें थे, 5-7 साल पहले। ठीक है, उस समय जो है आयोडीन की कमी से जब घींघा रोग हो जाता है, इस प्रकार से फूल जाता था। ठीक है, तो उसका एड बहुत आता है, तो आयोडीन खाइए वगैरह। तो अभी तो खैर सभी में जो है जितने भी नमक हैं, ठीक है, जितने भी प्योरीफाइड नमक है सब में आयोडीन हो गया, तो वो बहुत ही कम हो गया। उस समय बहुत एड आता था, ठीक है, लोगों को, ठीक है, वो करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के। और यहाँ पर जो थायराइड में कैंसर हो जाता है उसके लिए इलाज के लिए इसी आयोडीन 131 का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सोडियम 24, ठीक है, रक्त का थक्का के पता लगाने हेतु इसका यूज किया जाता है। एक है आपका फास्फोरस 23, इसका ब्लड कैंसर, कौन सा, ब्लड कैंसर के उपचार हेतु, और ब्लड कैंसर जिसको क्या कहा जाता है भाई, ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया कहता है ब्लड कैंसर के, ठीक है, उपचार के लिए ये किया जाता है। तो ये 6-7 जो है इनके प्रयोग हैं वो आप याद रखिए। ठीक है, चलिए 2 मिनट में पानी पी लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं समभारिक। ठीक है, तो ये समस्थानिक हो गया है, सामान्य स्थान रखने वाले, कहने का मतलब है जिसकी परमाणु क्रमांक समान होते हैं या अयम परमाणु भार, ठीक है, अलग होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी परमाणु क्रमांक इसके समान है भाई, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, परमाणु भार को। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ तो इसका मतलब 223 परमाणु का भार है ना। ठीक है, चलिए जैसे सोडियम का 11 होता है, 11 दूनी 22, ये 24 होता है टोटल। ठीक है, तो मैंने कहा था डबल, लगभग डबल से थोड़ा ज़्यादा भी होता है, थोड़ा कम भी होता है कई बार। ठीक है, तो लगभग डबल के बराबर होता है। चलिए समस्थानिक हो गया, समभारिक। अब चलते हैं किस पर, समभारिक पर। ठीक है, समभारिक जिसको क्या कहा जाता है, आइसोबार। यहां पर सिंपल सी बातें हैं, वहां पर समान जो है स्थान रखने वाला था, यहाँ समान भार रखने वाला। ठीक है, समान भार रखने वाला तत्व, समान भार रखने वाले तत्व। कहाँ समान भार रखने वाले तत्व, आवर्त सारणी में।
आवर्त सारणी में समान भार रखने वाला तत्व। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि किसी परमाणु के, ठीक है, जब किसी परमाणु के या एक ही परमाणु के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं एवं परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समभारिक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, समभारिक या आइसोबार कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि, ठीक है, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। और इन सभी का द्रव्यमान कितना होता है भाई, इन सभी का द्रव्यमान 40 होता है। ठीक है, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20 और सभी का द्रव्यमान कितना है, 40 है, 14 है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी को, ये समभारिक है। जितने हैं वो क्या है, समभारिक, समान भार रखने वाले। ठीक है, क्या है, समान भार रखने वाले। तो ये क्या है, समान भार है। वहां पर क्या था, वहां पर भार भिन्न भिन्न है। ठीक है, वहां पर भार क्या था, भिन्न भिन्न था। यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, जहाँ पर समान हो और परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो 18, 19, 20 और ये 40, 40। एक और लेते हैं दूसरा। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं और कार्बन की बात करूं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, ठीक है, पहले कार्बन को लेते हैं क्योंकि कार्बन पहले आता है। कार्बन C, फिर नाइट्रोजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और जो नाइट्रोजन का 7, और इसका कितना होता है, 14, और इसका भी होता है 14। कितना होता है, 14। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, और दोनों का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 14 है। तो ये आप देखिए। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो आप ले सकते हैं सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, और दोनों का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 24। कितना होता है भाई, 24। तो सोडियम, मैग्नीशियम, तो ऐसी ढेर सारी, बहुत सारी क्या होते हैं, संभारिक होते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो संभारिक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा संभारिक है, सभी क्या है, संभारिक है। जितने हैं वो क्या है, समभारिक। समान भार रखने वाले। तो समान भार है, ये तीनों समान भार है, ये दोनों समान भार है, ये भी दोनों समान भार है। ठीक है, तो इसको कहते हैं समभारिक। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई, समस्थानिक क्लियर हो गया, समभारिक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे सम न्यूट्रॉनिक की। क्या है, सम न्यूट्रॉनिक की। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, इसको क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स कहने का मतलब है, अरे मैं इसको ब्लैक में लिख दिया ना, चलिए मैंने क्या लिखा, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है,
या जिसे कहा जाता है आइसोटोन्स। तो सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, तो अरे ये सॉरी मैंने एक ही तत्व में लिखे ना, एक ही, चलिए सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक कहने का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर किसी भी, ठीक है, किन्हीं तत्वों में, ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों में, अगर मैं इसे लिखूं तो क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों में, ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, मैं सीधा लिख देता हूं, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। यदि मैं इसको एक लाइन में भी लिखना चाहूं, ठीक है, इसमें मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे भिन्न भिन्न तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या या जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उसको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल पर चलते हैं, तो मैंने ले लिया, एक ले लिया सिलिकॉन और दूसरा फास्फोरस। इसका होता है 14 और इसका होता है 15। इसका परमाणु क्रमांक होता है 30 और इसका परमाणु क्रमांक होता है 31, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, पहले ये बता देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। मैंने क्या कहा, अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक हम कर लेंगे, तब क्या होगा, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे यहाँ पर परमाणु, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसको मैं करें 30 माइनस 40, कहने का मतलब परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, तो कितना निकल जाएगा भाई साहब, कितना निकल जाएगा, दोनों को मैं माइनस करूं, ठीक है, तो 16 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 16, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या सॉरी मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की संख्या, भाई न्यूट्रॉनों की संख्या निकालता है, न्यूट्रॉन, मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है।
चलिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मैंने कहा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये अब देखिए 16 आ गया, ये किसका निकल गया, ठीक है, ये इसका हो गया, और इसको मैं यहाँ पर निकालता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 31 माइनस 15 तो कितना निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा, टोटल न्यूट्रॉनों की संख्या 16, कितना 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, दोनों जगहों पर इनकी कुल संख्या कितनी हो है, कुल कितनी संख्या है, 16 16 16 16। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो, बराबर हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। किस भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, तो इसका परमाणु क्रमांक 14 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 30 है, 13 है, ठीक है, किसका है 30 है, 30 है, और इसका 15 है और इसका 31 है। अगर इसको इससे माइनस कर दें तो दोनों कितने आ जाएगा, 16 16 16 16 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये जितने हैं सम न्यूट्रॉनिक, जहाँ पर न्यूट्रॉन समान हो, ये क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो कौन कौन से सिलिकॉन और फास्फोरस क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, जिनमें ये समान हो, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय है, कहने का मतलब 2 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे। 2 मिनट के बाद मैं आता हूँ, फिर हम बात करेंगे जो बच गए हैं, किस किस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे भाई, जो बच गए हैं, और जो बच गए हैं वो समस्थानिक हो गए, ठीक है, आपका क्या हो गया, समस्थानिक हो गया, समभारिक हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया, ठीक है, ये बच गए, ये 2 बार लिखा गया ना, तो मैं सम इलेक्ट्रॉनिक, तो बच गए सम इलेक्ट्रॉनिक और संयोजकता, 2 चीज़ बच गई, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है और संयोजकता क्या है, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ बच गए, इसको फिनिश करेंगे, बस 2 मिनट का वेट करिए, फिर आज ये पोर्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप तब तक इसको देखिए, समझिए।
चलिए 2 मिनट के ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ये सम न्यूट्रॉनिक होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे कि मैं यहाँ पर बोला था, सॉरी, ठीक है, क्योंकि यह न्यूट्रॉन सम न्यूट्रॉनिक है, नाम से स्पष्ट है, मैं धोखे से इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, समान होगा। तो क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसको क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ठीक है, ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। क्या है, ऐसे तत्व, मैं सीधा लिख देता हूं, ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। क्या कहलाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। अब कैसे होगा ये भाई साहब, अब इसके लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा मेरी बातें, ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा मेरी बातें। मान के चलिए मैंने, ठीक है, लिया एक चीज़ और इस चीज़ को क्या कहते हैं भाई, नमक। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या है, नमक, NaCl। अब देखिए सोडियम क्लोराइड बना है एक तो सोडियम से प्लस क्लोरीन से, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन मिलकर किसका निर्माण किया है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया है। ठीक है, अगर मैं सोडियम की बात करें, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर स्पेस बना देता हूँ, ठीक है, यदि मैंने लिखा क्या, सोडियम क्लोराइड Na+Cl बराबर NaCl, ठीक है, मैंने क्या लिखा, सोडियम क्लोराइड। अब ये बना कैसे होगा, ये रिएक्शन ये कैसे आया होगा, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है भाई, इसका परमाणु क्रमांक, अगर इसकी बात करें परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 17। कितना होता है, 17 होता है। आप पीरियोडिक टेबल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये इसको कैसे लिख सकता हूं, 2, 8 और 1, क्या लिख सकता हूं, 2, 8 और 1। और इसकी मैं बात करूं, अभी संयोजकता पढ़ेंगे, लेकिन इसका ये पहले आ गया है, ठीक है, हालांकि मुझे संयोजकता पहले पढ़ा देना चाहिए था तो आपको ये अच्छे से समझ आता, फिर वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2, 8, 8 2 10 और 10 और 7 कितना होगा, 17। अब देखिए जो बाह्यतम कोश है, याद रखिए जो बाहरी कोश है, ये क्या होगा, बाहरी कोश। जो बाह्यतम कोश है, जो बाहरी कोश है, सोडियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। समझिएगा मेरी बातें, मैंने क्या कहा कि सोडियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में या बाहरी कोश में, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। अब देखिए
अब भाई साहब बोरबरी का एक सिद्धांत था, बोरबरी हम नियम देखे थे, ठीक है, इसके पहले, ठीक है। बोरबरी अगर नियम पर चले तो अब अगर जानते हैं बोरबरी साहब ने क्या कहा था कि किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए, 8 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बैलेंस करिए, कुछ भी करिए, 8 के नीचे करिए, ठीक है, ठीक है, 8 तक होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 8, 8 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, सोडियम की, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अरे यार क्या हो गया, 1 है, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, अगर मैं, ये है सोडियम और इसके बाह्यतम कोश में, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मैं फिलअप करूं तो पहले कोष में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे कोष में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, ये वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मैं इस प्रकार से डिनोट करूँ। यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें स्थिति मिलती है, देखने को मिलेगी, अगर बात करें तो इसको मैं इस प्रकार से बना दूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए कितनी की जरूरत है, 1 की जरूरत है, ठीक है। इसके बाह्यतम कोष में, ठीक है, क्लोरीन के बाहरी कोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन भाई साहब कोई दे देता है मुझे, क्लोरीन क्या कहता है कि भाई साहब मुझे 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे देता है तो मेरा बाह्यतम कोष फुलफिल हो गया बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि उन्होंने कहा था बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। कितनी हो, अगर +1 कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे देगा कौन, देगा कौन, तो देंगे कौन भाई, और उनको भी ये क्या बोलते हैं, करना है क्या, उनके जो भी दूसरे तत्व हैं उनको भी बाह्यतम कोष में 8 रखना है। तो अगर सोडियम बोलता है भाई साहब मेरे से आप ले लीजिए, मेरे से आप ले लीजिए और मेरा भी काम बन जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा, ठीक है, मेरा भी काम बन जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा। इनका काम कैसे बन जाएगा, इनका काम बन जाएगा, 2 है और बाह्यतम कोष में, अब बाह्यतम कोष कौन होगा, ये वाला, और बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, और यहाँ पर बाह्यतम कोष में इसको भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बातें, चलिए। अब देखिए, जब भी बात आती है, हम, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं, और मैं लिख देता हूँ प्लस, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब भी बात आती है, ठीक है, तो हम इस क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं और हम लिख देते हैं प्लस लिख देते हैं, और यहाँ पर Cl-, आपने देखे हो Cl पर हमेशा माइनस चढ़ा हुआ, ये कैसे चढ़ा है आज मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। Na+ लिखते हैं और Na- लिखते हैं, Cl- रहते हैं, क्लोरीन माइनस। तो ये कैसे आता है, क्यों आता है, क्योंकि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 1 है, किसमें, सोडियम में। अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो भाई साहब अगर आप किसी को उधारी दे रहे हैं, आप किसी को उधारी दे रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या है, पॉजिटिव है, कहने का मतलब आप पर कोई रिस्क नहीं है। भार किस पर चढ़ेगा, किस पर चढ़ेगा, लेने वाले पर। अगर आपका दोस्त अगर मान के चलिए आपको 500 रुपये उधारी मांगता है, ठीक है, तो देने वाला क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि वो धनवान है, पॉजिटिव कहने का मतलब वो धनवान है, तभी वो दिया है किसी को, ठीक है। आपका दोस्त कोई धनवान होगा, ठीक है, अगर आपको 500 रुपये उधारी दे देता है तो इसका मतलब वो धनवान है, तो वो दिया है। धनवान मतलब धन से इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो लिया है वो ऋण में चल रहा है, बोलते हैं मैं ऋणी हूँ भाई, ठीक है, मैं आपका भारी हूँ, ऋणी हूँ। क्यों, क्योंकि
दूसरे से लिया है और जिससे लिया है उसके, ठीक है, उसके परिप्रेक्ष्य में वो ऋणी है, वो ऋण में चल रहा है कि मैं भाई साहब उसको 500 इलेक्ट्रॉन उधारी चुकाना है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसको उधारी चुकाना है, तो हम क्या करते हैं, दोस्ती यारी कर लेते हैं, दोस्ती यारी कर लेते हैं। कहने का मतलब दोनों मिल जाते हैं, और दोस्ती यारी इन्होंने की और बना दिया सोडियम क्लोराइड। क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड, या जिसको कहा जाता है नमक। आप जहाँ पर घर में डेली रूटीन में घर में आपका जो है यूज़ होता है, ठीक है। चलिए, यहीं से कॉन्सेप्ट से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं एग्जाम्पल पर चलूँ यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल पर, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे समान, यहाँ पर अगर मैं सोडियम लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दूँ और यहाँ पर एल्यूमिनियम लिख दूँ, तो सोडियम को मैं क्या लिखता हूँ प्लस, मैग्नीशियम को मैं डबल प्लस लिख दूँ और एल्यूमिनियम को क्या लिख दूँ, ट्रिपल प्लस। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो है परमाणु क्रमांक क्या था, 11 है, इसका परमाणु क्रमांक 12 है, उसका 13 है। आप जानते हैं इस चीज को, समझते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक 11, ये 12, 13। अगर इसका परमाणु क्रमांक 11 है और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लिया है भाई साहब, ले लिया है, Cl ले लिया। मैं Cl का एग्जाम्पल बस समझाया हूँ, बाकी एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन का एग्जाम्पल समझ, तो एक ले लिया है, इसका मतलब -1 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है, और ये दो प्लस लगा है, इसका मतलब कोई उधारी मांगा है इससे, ये धनवान है, मैग्नीशियम धनवान है, उससे कोई उधारी मांगा है, अभी दिया है, तो इस पर धन चढ़ा है, प्लस चढ़ा है, ठीक है। तो ये 2 प्लस मतलब ये 2 यहाँ पर अगर माइनस कर दूँ, 2 किसी और को दिया है, तो ये भी कितना हो गया, ये भी 10 हो गया। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये भी वही है, 13 और माइनस ये 3, क्योंकि 3 किसी और को दिया है, ठीक है, किसी और को दिया है, तो ये कितना हो गया, ये 10 हो गए। तो बात करें तो सोडियम की बात करें तो सोडियम का क्या होता है भाई साहब, सोडियम की बात करें तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, ठीक है। सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 है। किस प्रकार से 10 है, आपके मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, आपके एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, 10 है। तो इसी को कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। ये क्यों आया, ये इस प्रकार से आता है। मैं डायरेक्ट अगर प्लस को इस प्रकार से माइनस माइनस लिख दूँ तो ये प्लस क्या है, माइनस क्या है, समझ नहीं आता। तो हमेशा आप देखते हो क्लोरीन पर एक माइनस लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो भाई साहब लिया रहता है किसी से उधारी। अब जब भी उधारी लेते हैं तो आप ऋणी रहते हैं किसी, तो ऋण लगता है, ठीक है, माइनस लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये आप देख सकते हैं। तो बहतम को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए। ये बोरबरी भाई साहब का क्या है, ये सिद्धांत था, ठीक है। चलिए, हो गए, समझ गए बातें सारी। चलिए अब बात करते हैं एक जो बच गया है, ठीक है, संयोजकता। चलिए देखिए, एक होता है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। अगर इसको एक बार और थोड़ा से अलग देखें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बातें करूं, थोड़ा सा मैं एक चीज़ देखता हूँ, इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक कहता है कोर इलेक्ट्रॉन, क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं इसको, कोर इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक होता है, मैंने कहा कोर इलेक्ट्रॉन और एक संयोजी इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन या इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक कहता है कोर इलेक्ट्रॉन या इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए एक कोर इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कुछ नहीं भाई साहब, अगर मैं बात करूं सोडियम है, इसी को बात करता हूं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन जो भी है, तो मैं यहाँ पर देखते हैं इसका 11 है, ठीक है, कंटिन्यूस से 11 है, 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, इसका 15 है और इसका 16 है, क्लोरीन का 17 है, ये आप जानते हैं। इस प्रकार से इसको मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? 2 8 और 1 11, 2 8 और 2 कितना हो गया? 12, 2 8 और 3 13, 2 8 और 4 14 और 2 8 और 5 15, ठीक है, 2 8 और 6 16 और 2 8 और 1 7 17, कितने हैं? 17। तो कोर इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन को कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इसको मैं इस प्रकार से, ठीक है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है अगर ये कोई, ठीक है, ये कोई क्या है? परमाणु है। इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर होगी? यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 2 है, यहाँ पर कितनी होगी? ठीक है, अगर मैं सोडियम की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितनी है? 2 है, यहाँ पर कितनी है? 8 है और यहाँ पर 1 है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ये क्या कहलाएगा? ये कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन। और ये लास्ट आती वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस से समझिए, बैलेंस से समझिए वैलेंस को। बैलेंस कितना बचता है बोलते हैं ना, आपका बैलेंस कितना बचता है लास्ट में जो है, तो लास्ट का जो बैलेंस बनता है वही है, ठीक है। तो अंतिम को, सबसे अंतिम 72 कोष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब 72 कोष के कुल इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बातें एक वर्ड में, ठीक है, 72 कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बाहरी कोष में है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जितने हैं ये पूरा क्या हो गया भाई साहब? ये पूरा क्या हो जाएगा आपका? जितना है ये पूरा क्या हो जाएगा आपका? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों, ये क्या होगा? कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन में आपके जो कोष है वो पूरा फुलफिल होते हैं। बोरबरी के सिद्धांत द्वारा जो 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पूरा फुलफिल होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन में। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जो बाहरी कोष में पड़े रहते हैं। जैसे सोडियम के बाहरी कोष में 1 है, मैग्नीशियम के बाहरी कोष में 2 है, इसमें 3 4 5 इस प्रकार। तो ये सारे क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है और ये है कोर इलेक्ट्रॉन। बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा मत समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक पॉइंट, जिसको एक टॉपिक, इसको कहते हैं संयोजकता। क्या है? संयोजकता। अगर मैं कहूँ संयोजकता, संयोजकता या जिसको कहा जाता है वैलेंसी, वैलेंसी या संयोजकता। तो वैलेंसी भाई साहब, ये संयोजकता क्या है? कुछ नहीं है, 72 कोष में, 72 कोष में जो रहते हैं वही क्या करते हैं? रासायनिक बंध बनाते हैं, ठीक है। तो रासायनिक बंध बनाने की क्षमता, ठीक है, किसी परमाणु की समझेगा, किसी परमाणु की रासायनिक बंध, ठीक है, रासायनिक बंध बनाने की क्षमता क्या कहते हैं? संयोजकता। और वो किससे संबंधित है? ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो कौन बनाएगा? 72 कोष में जो है वही बनाएगा, ठीक है। ये जो बाहरी कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन है वही क्या बनाएगा? ठीक है, आपके रिएक्शन बनाएगा। यदि अगर कंडीशन यहाँ पर 2 है, कंडीशन नंबर फर्स्ट है, क्या बोलता है?
वैलेंसी बराबर क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंसी बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जितनी वैलेंसी कहने का मतलब है, अगर ये क्या होगा, वैलेंसी बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब होगा, ये कब होगा, जब बाहरी कोश में, कब होगा, जब बाहरी कोश में, कब होगा भाई साहब, जब बाहरी कोश में, ठीक है, जब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर 4 तक हो बाहरी कोश में, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब क्या होगा, वैलेंसी और नंबर इलेक्ट्रॉन समान होंगे, ठीक है। जैसे अगर सोडियम की बात करें, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, सोडियम का 11, इसका मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, ये होता है, ठीक है। तो इनके बाहरी कक्षा में 2 8 1 होगा, इसमें होगा 2 8 2 होगा, इसमें होगा आपका 2 8 3 होगा, और इसमें होगा 2 8 4 होगा। तो 1 2 3 4 ये क्या होगा, ठीक है। जब वैलेंसी बराबर होगी किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वैलेंसी कैसे निकालेंगे, ठीक है, वैलेंसी बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ बाहरी कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अगर उसके बाहरी कोश में 1 2 3 4 रहते हैं, ठीक है, तो वैलेंसी बराबर होगी किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये भी आप क्या करिए, याद रखिए, अगर वैलेंसी निकालना है तो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट, इनका वैलेंसी ऐसा है 1 2 3 4, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है, वैलेंसी कितना है 1 2 3 4, तो ये बराबर होगा, तो ये भी इनका बाहरी कोश और वैलेंसी दोनों बराबर होंगे। समझ रहे हैं मेरी बातें। कंडीशन नंबर 2, बाहरी कोश में, अगर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो भाई साहब, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 5 6 7 8, 5 6, ठीक है, 7 8, 5 6 7 8, तो वैलेंसी बराबर क्या होगा, या संयोजकता बराबर वैलेंसी या संयोजकता बराबर कितनी होगी, 8 - 8 माइनस, ठीक है, आपके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, 8 माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे कि हम अगर देखें, अगर अभी देखिए फास्फोरस इसका कितना होता है 15, ठीक है, सल्फर इसका 16, आपका क्लोरीन 17 और आपका आर्गन 18, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन के बाद मैं लिखूं आर्गन, इसका मतलब 18। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये क्या क्या होगा, ये 2 होगा और 8 8 2 10 और 10 5 15 होगा, 2 और 8 8 2 10 10 6 16 और 2 और 8 10 7 17 और 2 और 8 और ये कितना होगा 8, ठीक है। इसकी वैलेंसी मैं निकालूं, ठीक है, इसका वैलेंसी निकालूं तो ये कितना होगा, वैलेंसी कितना होगा, ठीक है। इसके हिसाब से वैलेंसी V बराबर 8 माइनस अंतिम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन सा अंतिम, ये वाला, ठीक है, अंतिम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपका 8 माइनस 5 कितना होगा, वैलेंसी 3 होगा। इसकी वैलेंसी निकालूं तो 8 माइनस अंतिम में क्या है, ये वाला, ठीक है, 6, ये सभी किस में जाएंगे, वैलेंसी में, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, ये, ठीक है, 8 माइनस अगर 7 करूं तो ये हो जाएगा 1, और मैं करूं 8 माइनस 8 तो 0 आ जाएगा, 8 माइनस 8 यहाँ पर 0, तो वैलेंस कितनी है इसकी, आर्गन की वैलेंसी 0 है। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो वैलेंसी कब निकालेंगे, 2 कंडीशन में निकालेंगे। वैलेंसी कब निकालेंगे, 2 कंडीशन, एक तो बाहरी कक्षा में 5 6 7 8 हो, इस प्रकार से 5 6 7 8, तो आप इस प्रकार से वैलेंसी बराबर
8 माइनस अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख देंगे तो आपका V निकल जाएगा वैलेंसी। तो वैलेंसी 8 माइनस 5, 8 माइनस बाहरी कक्षा में क्या है 5 है, तो 8 माइनस ये 5 मैं कर दूंगा तो ये आपका 3 निकल जाएगा। 8 माइनस 6 कर दूंगा तो ये 2, 8 माइनस 7 कर दूंगा ये, तो 8 माइनस 7। तो आर्गन का वैलेंसी कितनी है, अगर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से आर्गन की वैलेंसी कितनी है तो 0 लगाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है तो 1 लगाएंगे। निम्नलिखित में से अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम की जो है मैग्नीशियम का वैलेंसी कितनी है तो 2 लगाएंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 लगाएंगे, जो है सिलिकॉन की वैलेंसी 4 लगाएंगे, सोडियम की 1 लगाएंगे। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो डिपेंड करता है आपके बाहरी कोष में कितनी है। अगर बाहरी कोष में 1 से लेकर 4 तक है तो बस जितने हैं वो बाहरी कोष के जो नंबर है वही आपका वैलेंसी होगा। लेकिन अगर बाहरी कोष में 5 से 10 तक है, सॉरी 5 से 8 तक, 5, 6, 7, 8, क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 ही रहते हैं। ठीक है, 5, 6, 7, 8 ऐसे हो तो 5 के बाद जो भी होगा तो 8 माइनस अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी उसी से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये वैसा माइनस हुआ। ठीक है, तो 2 कंडीशन में निकलेगा, ये कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन ये। ठीक है, तो 2 कंडीशन होंगे, तो ये आप समझ सकते हैं। और आपका इसी के साथ आपका जितने भी हम बातें कर रहे थे, ठीक है, जितने भी हम बातें कर रहे हैं संयोजकता वगैरह सभी प्रॉपर खत्म हो जाता है। कहने का मतलब परमाणु जो संरचना में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया, लगभग जितनी होनी चाहिए था। ठीक है, 1-2 अगर छूट भी गया होगा देख सकते हैं आप, अगर हो शायद है। ठीक है, लगभग 99% में पूरा सिलेबस परमाणु संरचना में जो भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, वो लगभग 99% के मैंने बताया। कुछ जैसे बाकी 1-2 हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका मोल संरचना, मोल संकल्पना, आणविक नंबर, ठीक है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, एक वही बचा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए जो भी है, तो मतलब 99.9% लगभग आपका पूरा सिलेबस मैं कवर किया हूँ। ठीक है, तो पार्ट 3 में आपका ये पूरा आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और आज इसका अंतिम भाग था, तो चलते हैं फिर आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम जिसकी बातें करेंगे वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक बंध। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक बंध। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी नेक्स्ट क्लास में। तो 3 क्लास में ये पूरा हो जाता है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं और आगे की बातें करते हैं। आप अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको मज़ा आएगा, जैसे फिजिक्स में मज़ा आया होगा, आपको केमिस्ट्री भी मज़ा आएगा, बायोलॉजी भी मज़ा आया होगा। ठीक है, और आप देखेंगे टेक्नोलॉजी मेरा, और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट भी देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बातें होती रहेगी हमारी और आपकी, और चलता रहेगा हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू गाइस, मिलते हैं।